Hello students, so we are back with another topic. In this topic, we're going to discuss our environment. हम लोग अपने environment के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. Basically students, अब हम जानेंगे कि environment का मतलब क्या होता है. So, जो environment word है, वो French word से evolve हुआ है. French word environ, ठीक है, ENVIRON, environ से ये वर्ड इन्वॉल्वमेंट आगे चल के इवॉल्व हुआ. तो इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? टू सराउंड. ठीक है. तो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट इज नथिंग बट व्हाटएवर वी सी इन आवर सराउंडिंग्स. हमारे जो आपस में जो हम देख सकते हैं सराउंडिंग में, उसे हम इन्वॉल्वमेंट कहते हैं. ओके. So basically you see everywhere is you see people, you see rivers, you see cinema, basically you see cars. So basically हमारे जो सराउंडिंग में चारों तरफ रहते हैं उसे हम environment कहते हैं. ठीक है. तो अब हम जानेंगे components of atmosphere. So basically students हमारा जो अगला टॉपिक है वो है components of atmosphere. अब हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर बेसिकली आर एनवायरनमेंट में कैसे तरीके के कंपोनेंट होते हैं. तो बेसिकली हमारे कंपोनेंट दो तरीके के होते हैं. एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है मैनमेड एनवायरनमेंट. ठीक है. तो नेचुरल एनवायरनमेंट और मैनमेड एनवायरनमेंट के ये कंपोनेंट्स है एटमॉस्फेयर के. तो हम जानेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में. सो वी गोना डिस्कस नेचुरल एनवायरनमेंट. ठीक है. तो बेसिकली नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होते हैं? नेचुरल से आप क्या समझते हैं? बेसिकली जो नेचर से क्रिएट हो चुके हैं. बेसिकली these it is a type of environment which is created by nature himself. ठीक है. नेचर ने खुद इस एनवायरनमेंट को बनाया है. जैसे बेसिकली हमारा हो गया वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा फौना, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, वेदर, क्लाइमेट, ये सब क्या है? सब नेचुरल एनवायरनमेंट है. ठीक है. नेचुरल एनवायरनमेंट को भी इन दो टाइप में बांटा गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एबायोटिक एंड बायोटिक. ठीक है. तो एबायोटिक एनवायरनमेंट एंड बायोटिक एनवायरनमेंट. एबायोटिक एनवायरनमेंट कौन से होते हैं? बेसिकली एबायोटिक क्या होते हैं कि एबायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वर्ल्ड ऑफ लिविंग बीइंग्स, एग्जांपल प्लांट, एनिमल्स, ये सब जो लिविंग बीइंग जिसमें रहते हैं इस एनवायरनमेंट को, इसे हम एबायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं. और बायोटिक एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? इसे हम कहते हैं जो लोग की नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया. समझ गए? तो एबायोटिक में क्या होंगे? ओनली लिविंग बीइंग्स रहेंगे. और बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या रहेंगे? नॉन लिविंग बीइंग्स रहेंगे. लिविंग बीइंग में जैसे आपका हो गया प्लांट, एनिमल्स, और नॉन लिविंग बीइंग में आपका हो गया वाटर, एयर, रॉक्स. ठीक है. तो अब हम जानेंगे बेसिकली कि जो हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो क्या है. बेसिकली वो नेचुरल एनवायरनमेंट है एक तरीके से. ठीक है. जैसे बेसिकली वो नेचुरल एनवायरनमेंट है, हम रह रहे हैं, तो बेसिकली वो नेचर से क्रिएट हो चुका है, तभी हम उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं. तो अब हम टॉपिक पे जानेंगे तो आगे की तरफ बढ़ते हुए कि व्हाट आर द स्पेयर्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. क्या क्या किस किस तरीके से एनवायरनमेंट के स्पेयर बटे हुए हैं और क्या कहते हैं, क्या उस पे क्या कहते हैं बाइफरकेशन हुए एनवायरनमेंट. तो नाउ वी गोना डिस्कस डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट. तो अब हम जानेंगे स्पेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के भी टाइप्स हैं. तो पहला टाइप क्या है? लिथोस्फेयर. बेसिकली आप लिथोस्फेयर से क्या समझते हैं? लिथोस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? रॉक्स. तो लिथोस्फेयर मतलब हम लोग चट्टान में रहेंगे. रॉक्स मतलब चट्टानें होती है, तो रॉक्स में जो कि इन्वायरमेंट होता है वहां भी इन्वायरमेंट होता है. ठीक है. लिथोस्फेयर आप ये जान लीजिए, जो सॉइल के नीचे का जो एरिया होता है, बेसिकली अर्थ क्रस्ट के मटेरियल से जो बना रहता है, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं. ठीक है. बेसिकली लिथोस्फेयर में बहुत सारी चीजें आती हैं. इट कंसिस्ट ऑफ मेनली प्लेट्यूज, माउंटेन और ओशियन फ्लोर्स हो गए आपके, जैसे बेडरॉक हो गया. ठीक है. तो ये सब हमारा जो सारी जो एग्जांपल्स हैं, ये सब जो इन्वायरमेंट है वो लिथोस्फेयर के अंडर में आता है. ठीक है. जो लिथोस्फेयर को और एफिशिएंट बनाने के लिए, लिथोस्फेयर को कवर करने के लिए उस पे से ऊपर सॉइल की वो क्या कहते हैं, सॉइल का सरफेस आ जाता है. उसके कारण जो कि लिथोस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स, ये सब ग्रो करते हैं. ठीक है. फिर उसके कारण क्या होता है? उसके कारण फिर वहां पे इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है. और लिथोस्फेयर इज आल्सो नोन एज द होम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब प्लांट्स देखिए नीचे से आते हैं बिल्कुल. ठीक है. तो एनिमल्स भी नीचे रहते हैं. बेसिकली आपके हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वेरियस अदर ऑर्गेनाइजर बेसिकली वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द लिथोस्फेयर. ठीक है. समझ गए आप लोग? लिथोस्फेयर इज बेसिकली नथिंग बट अ लिविंग इन द रॉक्स. ठीक है. रॉक्स बेसिकली रॉक्स
रॉक्स में रहते हैं और उसको कवर करने के लिए सॉइल ऊपर से सरफेस पे रहता है ताकि वो हर्ब्स और श्रब्स और बेसिकली बाकी लाइवलीहुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्ट कर सके। लिथोस्फीयर समझ गए? रॉक से। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर क्या? हाँ, आसमान होता है बेसिकली। यस, एटमॉस्फेयर इज कंसिस्ट basically you know the earth is surrounded by the blanket called atmosphere। ठीक है, अर्थ ने चादर ओढ़ के रखी है, उस चादर को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। तो एटमॉस्फेयर में हम क्या क्या नोटिस करते हैं? एटमॉस्फेयर पे हम टेम्परेचर नोटिस करते हैं, क्लाइमेट नोटिस करते हैं, विंड नोटिस करते हैं, ह्यूमिडिटी नोटिस करते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे जानते हैं कि हाँ बारिश हो रही है? तो क्या ऊपर से ही तो होती है ना, तो वो सब वहाँ पे जो साइंस होते हैं वो सब एटमॉस्फेयर की देन होती है। ठीक है, जो भी ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस हो रहा है, वाटर साइकिल हो गई आपकी, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और वेरियस अदर साइकिल कहाँ पे फॉर्म होती है, या रेनबो हो गया, वो कहाँ? एटमॉस्फेयर में फॉर्म होता है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में बहुत सारी बेसिकली एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस फाउंड होती हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा जो गैस फाउंड होती है वो नाइट्रोजन होती है। अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वेरियस अदर गैसेस फॉर्म होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब वहां ये होता है एटमॉस्फेयर का इन्वायरमेंट। अब तीसरा है हाइड्रोस्फेयर। अब हमने क्या बात कर ली? हमने जमीन के नीचे की बात कर ली, हमने आसमान की बात कर ली, अब हम बात करेंगे पानी की। यू नो, बिकॉज अर्थ is a combination of both land and water, that's why we call them as blue planet। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर की वजह से भी because of the 71% of the water present in the earth, that's why we call them as a blue planet। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर इज बेसिकली नथिंग बट कंसिस्ट ऑफ ओशियंस, वेरियस रिवर्स हो गए, वेरियस लेक्स, वेरियस पाउंड्स और छोटे छोटे बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू वाटर। क्योंकि हाइड्रोस्फीयर क्या बात करता है? हाइड्रो से मतलब वाटर। ठीक है, तो बेसिकली वाटर, कोस्टल एरियाज हो गए आपके, या हाईलैंड्स हो गए, तो बेसिकली जहां भी पानी की बात होगी वो हाइड्रोस्फीयर होगा। तो बेसिकली ये भी इसमें हाइड्रोस्फीयर में भी आपके क्या कहते हैं, ओशियंस हमको क्या देता है? सी फूड देता है, ये भी हमको अच्छा इन्वायरमेंट देता है, फिशेस देता है, उसके कारण फिशरीज बेसिकली अलग अलग फॉर्म होती हैं, और भी सारे क्या कहते हैं, और बेसिकली इट इज बेसिकली हम लोग इस हाइड्रोस्फीयर का यूज हम तभी करते हैं बेसिकली शिप से हम डॉक्स को ट्रैवल करने के लिए, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सबको ट्रैवल करने के लिए भी हम हाइड्रोस्फीयर का यूज करते हैं। हाइड्रोस्फीयर में हमारी एक्वेटिक लाइफ समझते हैं, जहाँ पे आप मछलियां, टॉर्टोइज, ये सब जो पानी के जीव जंतु है वो रहते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर होता है। समझ गए आप लोग? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। जमीन के नीचे की बात, आसमान की बात, पानी की बात। अब क्या बचा भैया? बचा बायोस्फीयर। स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर क्या है? अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग क्या पानी के अंदर रहेंगे? क्या हम लोग आसमान में रहेंगे? क्या हम लोग धरती में रहेंगे? कहाँ रहेंगे हम लोग? हम लोग जमीन पर रहेंगे। ठीक है, तो बायोस्फीयर is a narrow contact with lithosphere, atmosphere, hydrosphere। जहां पे ये तीन कंपोनेंट मिलते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर में क्या होता है? जहां पे प्लांट और एनिमल्स सुकून से अपनी लाइवलीहुड निभाते हैं और लाइफ एग्जिस्ट बायोस्फीयर में ही करती है, बिकॉज ऑफ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, नॉर्मल अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड नॉर्मल अमाउंट ऑफ लिथोस्फीयर। ओके, समझ गए आप लोग कंपोनेंट्स? सो अब हम जानेंगे इन कंपोनेंट्स के डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस को, कि ये कैसे होता है और कैसे इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, वो हम आगे जानेंगे। सो वी विल गोना स्टडी अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या कहता है? बेसिकली क्या कहता है? इको का अगर हम बाइफरकेट करें इकोसिस्टम को, तो इको का मतलब है इन्वायरमेंट और सिस्टम का मतलब है बेसिकली फैमिली। तो इन्वायरमेंट की फैमिली, हाँ, इन्वायरमेंट की फैमिली होती है। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट यू मीन बाय इकोसिस्टम। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ईच पेयर, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म, वेदर इज अ प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ईच ऑफ दिस पेयर, वेदर इट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब एक के बदले दूसरे का काम नहीं चलेगा और दूसरे के बदले तीसरे का काम नहीं चलेगा, वो इंटरडिपेंडेंट है और वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उन सारे इंटरैक्शन को एक ऐसा सिस्टम बन गया, द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन को क्या कहते हैं? बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। नहीं समझे? तो बेसिकली वो इंटरैक्शन करते हैं किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ, बेसिकली जहां वो रह रहे हैं, और अपने क्या कहते हैं, अपने प्लांट्स और एनिमल्स के साथ। ठीक है, तो वो सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं।
अब इकोसिस्टम का कोई एरिया थोड़ी ना है कि इतना सा रहेगा या बहुत बड़ा रहेगा, तो बेसिकली इकोसिस्टम वेरी करता है। बेसिकली ये रेन फॉरेस्ट के बराबर भी हो सकता है। रेन फॉरेस्ट मतलब जानते हैं आप, जैसे जंगल हो गए, जंगल के बराबर, और ये छोटा पॉन्ड के, छोटे से पॉन्ड के मतलब तालाब के पास भी रहे, क्योंकि तालाब में भी जिंदगी होती है, मछलियां रहती हैं और वेरियस अदर फ्रॉग और वेरियस अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखिए जो केरला है, केरला में क्या रहता है, बेसिकली वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, तो उसके कारण वहाँ ग्रीनरी बहुत रहती है, ठीक है। ग्रीनरी रहेगी तो एलिफेंट्स और अदर एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पे अलग इन्वायरमेंट है। और अगर आप राजस्थान चले जाए, वहाँ पे रेन नहीं होती, बेसिकली 300 मिलीमीटर रेन्स वहाँ पे होती है, तो उसके कारण क्या वहाँ पे कैमल्स, स्नेक्स और लिजर्ड, तो बेसिकली अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इकोसिस्टम इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन organism and their physical environment. Okay, that's why called them as an ecosystem, system of environment. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा टाइप। हमने क्या पढ़ा था पहले, नेचुरल इन्वायरमेंट, और दूसरा मैन मेड रिसोर्स, मैन मेड इन्वायरमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट यू मीन बाय मैन मेड इन्वायरमेंट। बेसिकली स्टूडेंट यू आर सी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे कि हमने वी हैव स्टडीड अर्लियर अबाउट नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट वी हैव स्टडीड दैट there are various types of environment like lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere where life exists. So next we will study about human made environment. अब इंसान भी environment बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, इंसान भी environment बनाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या, वो इंटरैक्ट करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि वो उनकी जो चीजें जो नेचर की हैं वो उनको लेते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं, और बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ चीजें वो इन्वेंट करते हैं। जैसे बेसिकली आपका हो गया रेलवे ट्रैक्स, बिल्डिंग्स, हाईवेज, फर्नीचर, ये सब कहां से आ रहा है, ये सब देन है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की, ठीक है। बेसिकली कार्स, चेयर्स, दिस बोर्ड, दिस बुक, सब क्रिएशन है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट की। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, रेस्टोरेंट इज आल्सो अ टाइप ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। सिनेमा पिक्चर देखते हैं, वो भी एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट टाइप है, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन जो होता है वो नेचर से सीखता है, और नेचर से वो तीनों स्फीयर, बेसिकली इट कैन बी अ लैंड, एयर, वाटर, तो तीनों के एफिशिएंट और वाइजली यूज करता है तीनों के इन्वायरमेंट को, ताकि वो अपनी तरफ से वो एक्सट्रैक्ट कर सके जो कि ह्यूमन वांट चाहती है, या बेसिक कॉमन पब्लिक जो नीड, जो फर्नीचर बेसिकली या टेबल चेयर जो भी चाहती है वो एक्सट्रैक्ट करता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, हम इसी को कहते हैं, ठीक है। सॉरी। अब उसके कारण आप देख रहे हैं कि जो इंसान जो है वो इन्वायरमेंट से कई ज्यादा लिया जा रहा है। जैसे आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट ह्यूमन वांट्स, पुराने जमाने में जो हमने हमारी मांगे थी वो सीमित थी, मतलब पॉपुलेशन कम थी तो मांगे भी कम थी, तो रिसोर्सेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन इस प्रेजेंट सिनेरियो में रिसोर्सेस बहुत कम है, और हमारी पॉपुलेशन और हमारी तो नीड्स तो अनलिमिटेड है, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ठीक है। तो उसके कारण हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले की वीडियोस में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए, रिसोर्सेज को ऐसे यूज करिए कि वो फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, हमने ये एक और चैप्टर आर एनवायरनमेंट भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये चैप्टर जो था वो क्लास 7th का टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो हम लोग ने आज पढ़ा इन्वायरमेंट के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट, वेरियस स्पेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, मैन मेड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये चैप्टर पूरा करा, ठीक है। अगर आपको और जानना इस चैप्टर के बारे में तो आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 7 टेक्स्ट बुक आर सोसाइटी एंड कल्चर से लिया गया है, ज्योग्राफी पार्ट 2 आप पढ़िए। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन करिए, मैं उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।